Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharamdev Arya from Brahmdas Sasti Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaसपुर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में भारत की खोज कक्षा 8 में भारत की खोज बुक से चैप्टर 3 पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता का पठन पाठन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, इसमें एक हड़प्पाई मोहर आप देख रहे हैं इस चित्र में। इसके विषय में एक बताया है कि भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर जो थी वो उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। एक तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच में भी ऐसे भी बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। ये सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के आंवला ज़िले में। ये विश्वास किया जाता है कि ये सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए ये केवल सिंध घाटी सभ्यता भरी नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक है। जो कि एक हड़प्पाई मोहर आप देख ही रहे हैं, इससे ये प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बताया है। अब तक हम तो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आप हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे आपने, और हिस्ट्री की तरह इसमें भी एक हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत का खोज किया, कैसे कहाँ क्या कैसे हुआ, तो उसका यहाँ पर ये सब वर्णन किया गया है कि बताया गया है यहाँ की धार्मिकता तो मौजूद होने पर भी वो सभ्यता प्रधान रूप से निरपेक्ष सभ्यता थी वो। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हावी नहीं थे। ये भी स्पष्ट है कि ये भारत के में बाद के सांस्कृतिक गुणों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से ये सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। ये एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। आप देख रहे हैं ये सब। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार दिखाई दे रहा है आपके लिए स्टूडेंट्स। मोहनजोदड़ो जो इसमें दिखाई दिया है उसके विषय में देख ही रहे हैं आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच, सिंधु घाटी सभ्यता और जो वर्तमान भारत जो है उसके बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। ये देखकर अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की। तो डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें आप देख ही रहे हैं मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार भी आप देख रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुछ ऐसा है
जो हमें चली आ रही परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की। यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, बल्कि उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आर्यों का आना रहा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। ये संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को वहाँ ले जाती है। ये भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में पहले निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिलें जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, शक्तिशाली और उपजाऊ था, लेकिन मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए ये मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि ये सभ्यता गंगा घाटी तक या सभ्यता संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, लेकिन इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और वाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। ये टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, क्योंकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवान आगंतुकों ने दिया होगा
जो आ रहे थे और उत्तर पश्चिमी दशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ये भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गए। देखिए अब इसमें अगला वो दिया है, डिवाइड कर रखा है कि प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण सिंधु घाटी सभ्यता में भी सब कुछ मिला है। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ही समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है, वेद है। देखिए, और वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहे हैं। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, 1500। लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद ने इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः ये हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्धता रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद उनका असली महत्व इस बात का उदाहरण करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें ना मूर्ति पूजा, ना देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों ने जीवन की प्रगति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। ये वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अतिरिक्त अस्तित्व में वह बहुत अस्पष्ट ढंग में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, पहला वेद यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और पहला वेद है। वेद 4 होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। देखिए दे रहे हैं, इसमें हमें मानव मन के सबसे प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में भी प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण
प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप लगाया। लेकिन इस सबसे साहस और आनंद का भाव था ये। बहुत से पश्चिमी लोगों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म के दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, लेकिन इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति ने लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी रह सकती है। वह भारतीय संस्कृति निरंतरता की बात करते हैं। इसमें हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बाद जो आज जो है बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के अति तौर और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्वदृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय पर उस विशिष्टतावाद और छुआछूत के अनुकूल चलने लगते हैं। है ना। और जो कि इसी समय उस विशिष्टतावाद छुआछूत प्रवृत्ति आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। ये व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। लेकिन बाद में ये उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारगर बन गई है। फिर भी ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उनका सारे भारत और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ है। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का ये सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। उपनिषद की बात करते हैं। देखिए, वेदों की बात हो गई है ना, भारतीय संस्कृति निरंतरता हो गई, और हम यहाँ उपनिषद की बात हो गई है ना। अब उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और ये एक लंबा कदम है। उपनिषद के विषय में भी आप जानकारी रखेंगे। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे
कि उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। ये सही है कि सत्य की ये खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते हैं। उसका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है कि बाह्य वस्तुगत और मिथ्या तो नहीं कहा जा सकता, पर लेकिन उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, और जो सारे दृष्टिकोण का इरादा इसी यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए, ये सामंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को शक्ति में निरुत्साहित किया गया है, वह बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, कहते ना, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ मृत्योर्गमय। तो असत्य से सत्य की ओर, अस्तो माँ सदगमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। कहते हैं ना कि अस्तो माँ सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, है ना। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐत्रेय ब्राह्मण से इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत स्टेक से होता है, चरैवेति चरैवेति, मतलब ये हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। इसका विशेष ध्यान देंगे। व्यक्तिवादी दर्शन के सभ्य और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह के उपलब्धि के लिए संयम, आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक सतह का संतुलन बनाए रखा है, एक समाज ढांचे के, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत कुछ अनुभव देती हैं, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ है। उसके मन में एक समग्र समाज की कोई ना कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्वबोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में ये नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति की बंदी बन गया।
कि हमारे पूरे इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में सबसे बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ाती है और जाति की अलौकिक क्रियान्वयन धुंधलाती चलती चली गई है। भौतिकवाद दे दिया इन्होंने। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। वह ये शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़ पत्रों पर, ये भोज पत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ, है ना। कागज़ में लिखने का चलन कब हुआ? बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली। कह रहे हैं कि प्राचीन पुस्तकें, भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली है, लेकिन चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद लिखा गया है। पूरा साहित्य है जिसकी रचना आरंभिक 1902 में ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ और सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों के तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा हो और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की पुस्तक रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर लिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणीयता, धर्म, अधिकारी और स्वार्थ प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों का अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोनों और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त कराना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है और ना नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र रह गई हैं। तो देखिए, ये अगला जो टॉपिक है इसके बाद में जो इसका डिवाइशन किया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसके अंतर्गत अब इसमें आगे पढ़ाएंगे हम आपको महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। मिथक क्या होता है तो इसके विषय में भी आपको हम बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, में देखिए महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। देखिए ऊपर आ गया। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं, आप सभी जानते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत को ग्रुप ग्रहण करने में शायद सदियों लग गई होंगी और उनके में बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का। जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तो मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका निरंतर प्रभाव
इसका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बांटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के बाद भेदभाव पर छा गया और बराबर बना जा रहा है। भारतीय पुराण कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं को भी प्रमाणित किया है। आगे देखेंगे इसके सत्य अधिकांश पुराण कथाएँ और प्रसिद्ध कहानियाँ वीरगाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। और आगे देखें नेक्स्ट पेज पे। और ये सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें ये भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी और जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और क्रूरता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तथ्य निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गडमंड हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैयों के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। ये कश्मीर का इतिहास, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में उन्होंने अपने वाले अरबों के विवरणों से है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमाग की उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने 8 पॉइंट ले लिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जो कि 8 शेष रह गए हैं।
इसमें आर्यों का आना, प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, वेद, इतने सारे ले लिए और इसे पढ़ेंगे और लाइक करें।